Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो से हम शुरू करेंगे नया यूनिट दैट इज ग्रेविटेशन। तो बच्चों क्या होता है ग्रेविटेशन? वेल इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट द अनदर बॉडी। बच्चों इस यूनिवर्स में ना हर बॉडी दूसरी बॉडी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बच्चों सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो कोई भी बॉडी जो है ना बच्चों वो दूसरी बॉडी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती ही लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। बच्चों या बोलते हैं सिंपल ग्रेविटेशन या बोल दो ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों जैसे मैं हूं अगर तो मैं अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं तो अर्थ मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे सामने ये अगर मोबाइल पड़ा हुआ है तो मैं इस मोबाइल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा, ये मोबाइल मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो हर बॉडी दूसरी बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कॉल्ड ग्रेविटेशन। बच्चों इज इट क्लियर? बच्चों अब उसके बाद वर्ड आपको सुनेगा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है बच्चों? देखो ग्रेविटी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ग्रेविटी बोलते हैं। बट डिफरेंस क्या है बच्चों कि ग्रेविटी में एक बॉडी जो है वो अर्थ को फिक्स कर दिया, मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट जो उस अर्थ के ऊपर पड़ा है या उसके पास है कहीं पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन, या तो उसके ऊपर पड़ी है, अर्थ के ऊपर पड़ा ऑब्जेक्ट, या नियर द सरफेस या उसके सरफेस के पास है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी वर्ड तब आएगा जब एक तो अर्थ होगी ही होगी, दूसरी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बच्चों इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चों फ्री फॉल आपको वर्ड सुनाई देगा यहाँ पे। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? देखो जैसे ये मार्कर को मैंने यहां से रिलीज किया, तो जब ये मैंने रिलीज किया तो इसको नीचे कौन लेके जा रहा है? ग्रेविटी। बच्चों तो जब किसी बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी लगती है तब हम बोलेंगे वो कैसा मोशन कर रहा है? फ्रीली फॉलिंग मोशन। ठीक है बच्चों। उसके बाद आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल जी करते हो। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, देखो आपको पता है, पीछे पढ़ के आए हो, जब आप किसी बॉडी को रिलीज करते हो तो रिलीज करते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। पर जब ये नीचे जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो बढ़ेगी, तो देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है बच्चों तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी वहां पे, और एक्सेलरेशन होगी तो मतलब बॉडी पे फोर्स लगेगी। और कौन सी फोर्स लग रही है इस केस में? ग्रेविटी। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों जिसको आप स्मॉल जी लिखते हो। अब स्मॉल जी की वैल्यू अभी तक तो आपने पढ़ी है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप 10 भी लेते हो। पर बच्चों ये वैल्यू जो है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही होती है। अगर आप बॉडी को बहुत ऊपर ले जाओ, अर्थ से बहुत ऊपर ले जाओ या अर्थ के अंदर ले जाओ, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है बच्चों। तो नियर द सरफेस अभी तक आप क्वेश्चन करते थे कि बॉडी को उठा के 100 मीटर पे रख दिया, 200 मीटर पे रख दिया या 1 किलोमीटर पे रख दिया, तो नियर द सरफेस जी की वैल्यू फिक्स है, बट जी की वैल्यू चेंज होती है। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं जी की वैल्यू की, जैसे इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। तो मतलब जी की वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करती, बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर मैंने इस हाइट से इस मार्कर को नीचे फेंका या दूसरे मार्कर को नीचे फेंका तो दोनों की जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। वट एवर बी द साइज, शेप एंड मास ऑफ दीज टू मार्कर्स, जी की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स। उसके बाद बच्चों द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट गिवन प्लेस। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या पॉइंट पे जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, बट प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू वेरी कर सकती है बच्चों। जैसे कि अगर बात करें अर्थ के इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी, और अर्थ के पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी बच्चों। तो पोल और इक्वेटर जैसे प्लेस चेंज हुआ, पोल पे क्या है? पोल पे जो जी की वैल्यू होती है बच्चों वो ज्यादा होती है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है बच्चों। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन ऑल्टीट्यूड, हाइट पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है कि बॉडी की हाइट कितनी है अर्थ से, डेप्थ मतलब वो कितनी अंदर चलेगी अर्थ के, रोटेशन ऑफ अर्थ की, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है उस पे जी की वैल्यू डिपेंड करती है, एंड शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप पे भी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जी की जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आपको ये तो पता लग गया कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, पर कितनी लगाती है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ।
बच्चे नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे देखो मेरे पास दो बॉडीज है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है r बच्चों। अब ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगे बच्चों। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग बच्चों इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बच्चों। तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी बच्चों। अगर इनको कंबाइन करके लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा कैपिटल G, जिसको क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी है बच्चों? 6.67 into 10⁻⁻11 और इसके यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। एसआई में ये वैल्यू होती है बच्चों। अगर सीजीएस में बात करें तो 10⁻11 की जगह 10⁻8 आ जाएगा। न्यूटन डाइन में कन्वर्ट, मीटर सेंटीमीटर में और केजी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो क्या है? देखो ये जो F है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू बॉडीज बच्चों। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है? चाहे इन दोनों को आपने वैक्यूम में रखा है, इन दोनों को अगर आपने पानी में रख दिया है सेम ही डिस्टेंस पे, तो फोर्स भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। क्लियर हो गया? सेम मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो कैपिटल G है ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। तो ये पता होना आपको जरूरी है। इज इट क्लियर बच्चों? अब उसके बाद लगे आता आप ये भी सीख लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लो। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लो, ये बेसिक चीजें हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स बोल रहा हूं, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। ओम्स तो लॉ आप +2 में पढ़ोगे, ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका आप वेक्टर फॉर्म भी सीख लो। यहां पे देखो वेक्टर फॉर्म क्या है। ये वाली बॉडी बच्चों इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये बॉडी इस पे जो फोर्स लगाएगी वो इस तरफ लगाएगी, जिसको मैंने लिखा F12। क्या लिखा मैंने? F12। F12 का मतलब क्या है बच्चों? F12 का मतलब है फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। जो आगे लिखा है यहां पे उस पे फोर्स लगेगी, जो पीछे लिखा है वो फोर्स लगाएगा बच्चों। सिमिलरली बच्चों ये वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही है तो अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इधर खींचेगा। कितनी फोर्स लगाएगा? F21। अब 21 क्यों लिखा? तो अब आपको समझ लग जाएगा। 21 इसलिए लिखा क्योंकि दिस इज फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1 बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों, मैं आपको बोलूं कि मुझे F12 कैलकुलेट करके बताओ, तो F12 कैसे लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे G, दोनों के बीच का मास m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि वेक्टर है बच्चों, मैंने वेक्टर फॉर्म बोली तो वेक्टर में लिखोगे। अब वेक्टर में लिखा है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन जो बच्चे ये F12 वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स ये किस तरफ लग रही है? इस तरफ लग रही है बच्चों, है ना? ये इस तरफ लग रही है, तो इस तरफ डायरेक्शन के लिए मुझे एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर बच्चों। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने इस तरफ यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया बच्चों, R12। यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप डलता है। 1 2 क्यों किया? ये 1 से किस तरफ है? 2 की तरफ है, इसलिए मैंने R12 लिखा, ठीक है ना? 1 से 2 की तरफ, तो यहां पे आ गया R12 कैप, जो डायरेक्शन बता रहा है मुझे F12 की। क्लियर हो गया? सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपको बोलूं F21 वेक्टर बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो होगा मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड इज G, दोनों मासेस का प्रोडक्ट m1 m2 बाय r का स्क्वायर। तो मतलब बच्चे मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों मासेस आने, दोनों के बीच का डिस्टेंस आना है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि एक का मास m है, एक का मास 5m है, तो बताओ दोनों में से कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो ये मत बोलना कि एक का 5m है तो वो ज्यादा लगाएगा। नो बच्चे, जब आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो इसमें दोनों का मास आना है मल्टीप्लाई में। तो जब इसका m और इसका 5m, इसके लिए भी आपको इसका मास लेना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको इसका मास लेना पड़ेगा, तो दोनों में m इंटू 5m तो आना ही आना। तो ये ध्यान रखना, ऐसे मत बोल देना कि जो भी हैवी है वो ज्यादा लगाएगा। नो, दोनों बॉडीज का मास आना है बच्चों। दोनों, अगर एक लाइट एक हैवी है तो फोर्स तो दोनों इक्वल ही लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर डायरेक्शन क्या है बच्चों? ये इधर है,
तो ये इस तरफ है बच्चों, तो इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए आप यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन कर दो। अब आप 1 से 2 की जगह नहीं जाना, आप कहां जाना है, अब आपने 2 से 1 की तरफ जाना है, तो इधर यूज किया मैंने R21 कैप बच्चों। तो यहां पे आ जाएगा R21 कैप बच्चों। दोनों यूनिट वेक्टर्स है, बट डिफरेंस क्या है बच्चों, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब जो आपका R21 कैप है वो माइनस ऑफ R12 कैप है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब है यहां पे कि इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो आप यहां पे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में R21 को क्या लिख सकते हो, माइनस, मैंने माइनस आगे लिख दिया, तो यहां पे R21 की जगह आ जाएगा R12, है ना, माइनस आगे कर दिया और R12 पीछे लिख दिया। ये किसके इक्वल हो गया यहां पे, दिस इज इक्वल टू F12, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, बट डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ऑपोजिट। इज इट क्लियर। इसका मतलब यहां पे क्या आ गया बच्चों कि जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये ओबे करता है, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ बच्चों। ये थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है तो ये भी रिएक्शन में इस पे फोर्स लगाएगी। ये इसको इधर खींच रहा है तो ये वाली बॉडी रिएक्शन में इसको इधर खींचेगा, इक्वल बट ऑपोजिट। इज इट क्लियर। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब बढ़ते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। बच्चे लुक एट दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find speed of each particle. यहां पे बच्चों दो पार्टिकल्स हैं, दोनों जो है ऐसे m मास के ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, और ये गोल गोल घूम किसके बदौलत रहे हैं, इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के बदौलत ये दोनों घूम रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किस तरफ लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी। तो इस केस में बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कहां से आ रही है, वो आ रही है इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के बच्चों। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, और वो तभी पॉसिबल होगी जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे बच्चों, क्योंकि तभी सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स उस लाइन के अलोंग लगती है जो इन दोनों के मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। तो यहां पे इसका मतलब यही है कि ये दोनों बॉडीज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे होंगे, तभी जो फोर्स है सेंटर में से निकलेगी। ठीक है ना। तो पहले तो काम ये हो गया कि ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पड़े, और दूसरा हम बोल देंगे कि इनके बीच की जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलेगी, इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज gm1, m1 इज m, m2 इज m। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस होगा डायामीटर। तो डायामीटर का स्क्वायर, डायामीटर क्या होगा, 2 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपको कैपिटल R गिवन है, तो यहां पे भी कैपिटल R कर देंगे बच्चों। तो दिस इज mv²/R। यहाँ पे gm²/4r² बच्चों निकालना v है आपने, ये m से एक m कैंसिल, ये r से एक r कैंसिल, तो v² इज gm/4r। सो v इज बच्चों रूट gm/4r बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया था। कई बार आपको स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड बोल देते हैं, तो आपको पता है एंगुलर स्पीड कैसे निकलेगी, वी नो दैट v इज r into ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। r क्या होता है यहाँ पे, रेडियस, तो रेडियस कैपिटल R आ जाएगा, तो यहां से ओमेगा क्या आ गया, v/R। v आपका निकला हुआ है 1/r इंटू रूट gm/4r। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this another question बच्चों, नीट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। A mass capital M is broken in two parts of masses m1 and m2. How are m1 and m2 related so that force of attraction between them is maximum बच्चों। तो आपके पास एक कैपिटल M की बॉडी थी जिसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, m1 एंड m2, और आपसे ये पूछा गया कि इन दोनों को किस तरह ब्रेक करें हम, सो डैट कि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम हो जाए बच्चों। तो हम मानते हैं कि मैंने ब्रेक इसको इस तरह किया कि जो m1 है उसका मास m हो गया, और m2 का मास कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल M में से स्मॉल m1 माइनस कर दो, है ना, बचा हुआ वाला मास, तो ये बन गया आपका m2 बच्चों। अब इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैसे निकलेगी, gm1 m2 बाय, मान लो इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस रख दिया r, तो r का स्क्वायर, यहाँ पे g
m1 की जगह m, m2 की जगह m माइनस स्मॉल m, नीचे आ गया बच्चों r स्क्वायर। अब आपने बच्चों ये वाली फोर्स को करना है मैक्सिमम, वहां से निकलनी है आपकी ये स्मॉल m की वैल्यू। बच्चों देखो कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको ये बोला जाए कि इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो वहां से क्या करोगे आप, मैक्सिमम के लिए आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे। बच्चों क्या करोगे, डिफरेंशिएशन किसके साथ, जो इसके एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है। फोर्स के एक्सप्रेशन में चेंज कौन हो रहा है बच्चों, ये जी तो कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट, आपने जिस पे रख दिया वही रहेगा। ये जो एम है ये आपने लेट किया बच्चों, है ना, ये एम आपने लेट किया है स्मॉल एम, तो ये स्मॉल एम चेंज होगा बस। कैपिटल एम तो फिक्स है, वो तो गिवन ही है हमें, तो सिर्फ स्मॉल एम चेंज होगा। तो ये फोर्स स्मॉल एम के चेंज होने से चेंज होगी। तो अगर मैक्सिमम होना है तो आपको स्मॉल एम कुछ इस तरह रखना पड़ेगा कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम का प्रोसेस है बच्चों, आपने dF बाई dm करना है और इक्वल टू क्या कर देना, 0। यहां से आप m की वैल्यू निकालोगे और उस वैल्यू ऑफ m पे जो है आपकी f मैक्सिमम होगी। बच्चों क्लियर हो गया, ये आपने यहां पे करना है। तो यहां पे आप पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, तो df बाई dm। तो डिफरेंशिएशन में देखो पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी इजी हो जाएगा। g ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m स्मॉल m माइनस स्मॉल m का स्क्वायर, नीचे r का स्क्वायर। जब आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है बच्चों, तो g कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहां पे m इंटू स्मॉल m, कैपिटल M कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, स्मॉल m की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे m स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2m। डिफरेंशिएशन से तो स्मॉल m की होनी है। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप इसको इक्वल टू 0 कर दोगे बच्चों। जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये चीज, ये टर्म 0 हो नहीं सकती, g नहीं 0 हो सकता, r स्क्वायर नहीं 0 हो सकता, इसका मतलब ब्रैकेट वाली टर्म 0 है। तो यहां से 2m किसके इक्वल आ गया, कैपिटल M के, तो m किसके इक्वल आ गया, कैपिटल M बाई 2। मतलब जब स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M बाई 2 होगी, हाफ होगी कैपिटल M के, तब आपकी जो इन दोनों के बीच की फोर्स निकलेगी वो मैक्सिमम होगी। यही तो पूछा था। तो m1 आपका कितना आ गया बच्चों, m1 आ गया m विच इज कैपिटल M बाई 2, तो m1 इज कैपिटल M बाई 2। तो m2 कितना आएगा, कैपिटल M में से आपने ये माइनस करना था, तो कैपिटल M में से जब आप m बाई 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, m बाई 2। तो आप बच्चों अब ये ऐसा याद कर सकते हो कि दो बॉडीज के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी होगी जब आप इस तरह ब्रोक करो इसके कि दोनों का जो मास है बच्चों वो इक्वली हो जाए, मतलब m बाई 2 एंड m बाई 2। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, ये आपको जेई में पूछा गया था। Two objects of equal mass placed a certain distance from each other attract each other with force F। अगर दो बॉडीज बच्चों जिनका मास इक्वल mm, दोनों के बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस बोला है r, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे विद फोर्स F। तो केस 1 में जो फोर्स है वो क्या आएगी, G m m बाय r का स्क्वायर, मतलब G m स्क्वायर बाय r स्क्वायर। So this is the force between these two objects when placed at distance r apart। अब क्या बोला, if 1/3 mass of one object, अगर एक ऑब्जेक्ट का 1/3 मास आप ट्रांसफर कर दोगे दूसरे को, तब इनके बीच में कितनी फोर्स रहेगी बच्चों। मतलब एक का 1/3 मास आपने दूसरे को दे दिया, तो बताओ अब इनके बीच में नई फोर्स क्या आएगी। अब आप बोलोगे मास इधर से इधर ही गया, फिर क्या हुआ, दोनों के फॉर्मूले में दोनों मासेस आते हैं तो फोर्स तो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा बच्चों। देखो अब क्या होएगा, जैसे ही आपने 1/3 ट्रांसफर कर दिया बच्चों, आपने 1/3 ट्रांसफर किया, मतलब ट्रांसफर मास कितना है 1/3m। ये ट्रांसफर होगा ना, 1/3 इसका करना है तो 1/3m आपने ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कितना बचा बच्चों, m माइनस 1/3m बच्चों, क्योंकि इसमें से 1/3 चला गया तो कितना आ गया, एलसीएम लोगे 3m माइनस m 2m/3। तो अब इसका जो नया मास है, मतलब जो अब m1 है वो है 2m/3। दोनों के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। अब इसकी बारी, इसको 1/3 m मिला है तो इसका नया मास कितना हो जाएगा, पुराना m था m प्लस 1/3m, एलसीएम लोगे 3m प्लस m इज 4m/3, तो नया मास इसका हो गया 4m/3। तो नई फोर्स अगर आप देखें अब f डैश, वो क्या आएगी, g m1 m2 बाय डिस्टेंस सेम है r स्क्वायर, तो g m1 की जगह 2/3m, m2 की जगह 4/3m, नीचे r का स्क्वायर बच्चों। तो ये क्या बन गया, 4 2 8, 3 3 9, 8/9 g m इंटू m m स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये चीज आ गई।
जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या था, एफ, तो जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह एफ आ गया, मतलब जो आपकी नई फोर्स है वो 8/9 टाइम्स हो जाएगी पुराने फोर्स के। तो कम हो गई फोर्स, 8/9 है ना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो चेंज होती है फोर्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या होता है, देखो यहां पे आपके पास बच्चों एक बॉडी है एम, और इसको सराउंड कर रही है तीन बॉडीज M1, M2 एंड M3 मास की। और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इस M मास की बॉडी पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी बच्चों। तो आपको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। अभी तक आप सिर्फ कर रहे थे दो बॉडीज के बीच में, सिंपल फॉर्मूला लगा देते थे GM1M2/R²। अब कितनी आ गई, अब तो चार बॉडीज हैं। अब क्या करोगे, तो अब इस केस में आप यूज करोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप देखो कि आपसे पूछा किस पे गया नेट फोर्स। तो हमें नेट फोर्स किस पे पूछा गया, ये वाले पे, इस एम मास की बॉडी पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होएगा कि इस बॉडी पे आप क्या करोगे, सभी बॉडीज की इंडिविजुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालोगे। मतलब आप इसकी इस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालोगे, इसकी इस पे कितनी है वो निकालोगे, इसकी इस पे कितनी है वो निकालोगे, सिंपल फॉर्मूले के साथ। इसका कहने का ये मतलब है कि जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे इसके साथ, तो ये वाली बॉडी कुछ नहीं करेगी, ये आराम से बैठेगी। वो बोलेगी आप दोनों अपनी कैलकुलेशन कर लो, पहले मैं कुछ नहीं, दखल अंदाजी नहीं करूंगी, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालोगे, लेट इट बी F1। तो आप पहले F1 निकालोगे। क्या आएगी F1 बच्चों, F1 आएगी G, दोनों का मास M1, इसका मास M, नीचे R1 का स्क्वायर बच्चों, ये चीज आ जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी, इस पे निकालनी है नेट फोर्स। तो इस पे जो फोर्स ये लगेगी F1 किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी बच्चों। तो F1 वेक्टर बना दे क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लगेगी। ऐसे ही बच्चों अब इसकी बारी, अब ये बोलेगा मेरी बारी है, आप बैठ जाओ, अब मेरी बारी है, अब मैं निकालूंगा इस पे मेरी कितनी फोर्स लग रही है। तो आप अब F2 निकाल दो, वो कैसे निकलेगा, GM2 M/R2 का स्क्वायर। किधर लगेगा, ये वाले बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो ये इस पे फोर्स इस तरफ लगाएगा। अब ये तीसरा वाला भी बोलेगा भाई मेरी भी बारी आने दो, है ना, अब इसकी बारी, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। कितनी फोर्स है, GM3 M/R3 का स्क्वायर। ऐसे होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि आप पहले अकेले अकेले की फोर्स निकालो, उसके बाद नेट के लिए आप इनका वेक्टर सम कर दो। कौन सा सम कर दो, वेक्टर सम बच्चों, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालनी है। ये नहीं कि सीधा ऐड कर देना है कि इन दोनों को सीधा ऐड कर दो, नो 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 नो। वेक्टर्स में पढ़ के आए हो ना कि इन दोनों का वेक्टर सम कैसे निकलेगा, दो या तीन है, इनका वेक्टर सम कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला लगा के इनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा एंगल्स के साथ। मतलब आप क्या करोगे, पहले इन दोनों के वेक्टर सम निकाल लोगे, इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो आप इन पे लगाओगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद इनका जो आंसर आएगा उसका आप आंसर इसके साथ लगाओगे। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा वेक्टर सम के साथ एंगल देखने के बाद बच्चों, ठीक है ना। तो वेक्टर सम लगाओ और आंसर आ जाएगा। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो, लॉज ऑफ मोशन में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, न्यूटन सेकंड लॉ में, जिसको वो कंसेप्ट आता है उसके लिए ये इजी है बच्चों, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आने इसके न्यूमेरिकल ही होते हैं बच्चों। तो बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। Now look at this question बच्चों, NCERT क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास 2m प्लेस्ड एज सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC जिसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड तो पता है ना आप लोगों को, तो सेंट्रॉइड पे 2m मास की बॉडी बनी और आपसे पूछा गया कि बताओ इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी ड्यू टू दीज थ्री बॉडीज जो इसके एजिस पे प्लेस्ड है, वर्टेक्स पे प्लेस्ड है, mm मास के तीनों, ठीक है। ऊपर से ये गिवन है कि AB BC CA तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की 1 मीटर है। दैट मींस दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और नेट फोर्स आपको पूछी गई है, तो पहले क्या होगा, आपको वही करना पड़ेगा। ये A वाला बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेट फोर्स निकालनी, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, लेट इट बी F1। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इस लाइन के क्रॉस, F2, और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, दैट इज F3। ऐसे ही होगा ना बच्चों, सेंटर टू सेंटर वाली लाइन को ज्वाइन करने के बाद उसी लाइन पे फोर्स लगती है, तो एक तरफ खींचना है अपने उसने, है ना, हर एक ने इसको अपनी तरफ खींचना है। अब उसके बाद देखो, अब F1 कितना होगा, F1 इज G,
दोनों का मास, इसका मास 2m, उसका मास m बच्चों। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस लेट इट बी g बच्चों, तो ये आ जाएगा AG का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि यहां से लेके यहां तक तीनों में डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है बच्चों। तो मतलब AG, BG एंड GC ये तीनों इक्वल होंगे। तो AG इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू GC कितना होंगे उसकी जरूरत नहीं पड़नी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे AG का स्क्वायर कितना बन गया, ये G 2m इंटू m कितना हो गया, 2m का स्क्वायर, 2 आगे लिख देते हैं, नीचे AG का स्क्वायर सेम होते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट दिस इज x, मैंने मान लिया, बार बार AG BG लिखने की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये F1 आ गया बच्चों। सिमिलरली F2 निकाल लोगे, क्या आएगा F2 इन दोनों के बीच में, तो G 2m इसका मास m, नीचे दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज GC किसके इक्वल है, x के, तो ये x स्क्वायर आ गया बच्चों। ये भी बन गया 2gm स्क्वायर बाय x स्क्वायर बच्चों। फिर बात करते हैं F3 की, तो F3 क्या आएगा, G इसका मास 2m, इसका मास m, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर यहां से लेके यहां तक, फिर अगेन x स्क्वायर, ये भी बन गया 2gm का स्क्वायर बाय x स्क्वायर। मतलब तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम बच्चों। अब नेट फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स के लिए आपको तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तीनों का वेक्टर सम इकट्ठे नहीं हो सकता, आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पहले इन दोनों पे लगाना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर तीसरे के साथ लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालूंगा। रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का ऊपर रूट थीटा चाहिए, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। अब ये भी आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड हो अगर, तो ये तीनों एंगल्स, ये भी 120 का होता है, ये भी 120 का और ये भी 120 का होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है सिंपल सा। अब F1 एंड F2 के बीच का एंगल है 120, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा F1 एंड F2 का, वो कैसे निकलेगा, F1 प्लस F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो निकलेगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, इनका जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है, कितनी वैल्यू है, प्लस 2F1 F2 cos 120, ये चीज आ गई। अब दोनों की वैल्यूज तो सेम है, F1 F2 F3 है तो सेम, तो मैं क्या करूंगा यहां पे F1 का स्क्वायर, F2 को भी F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 की जगह F1 cos 120, cos 120 कितना होता है -1/2। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ सर, तो cos 120 के लिए देखो, cos 120 को आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 30, फिर आपको पता है cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे 30, तो माइनस ऑफ साइन 30 कितना होता है -1/2, तो यहाँ पे -1/2। ये आ गया बच्चों F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस 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 F1 का स्क्वायर ये कैंसिल, रूट F1 का स्क्वायर मतलब F1 बच्चों। अब वेक्टर्स में आपको ये भी सिखाया जाता है कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं बच्चों, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था और उनके बीच का एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही आ जाता है। तो ये सीधा अगर पता होगा तो ये भी करने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 और ऊपर से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए आंसर कितना आ गया, वही सेम F1। ऊपर से अब आपको चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जिसको मैं लिख रहा हूं F डैश, ये किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, ये जो नया वेक्टर आया है अब ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे लगता है। मतलब ये जो F डैश है आपका, ये यहां लगेगा बिल्कुल सेंटर पे। तो F डैश वेक्टर इस तरफ लग रहा है, ये वाला वेक्टर इस तरफ लग रहा है। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। यहां पे आपको एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये देख के पता लग रहा है ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो आप सीधा रिजल्टेंट कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को माइनस करके। वहीं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को सिंपल ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सीधा आंसर क्या आएगा, देखो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यूज दोनों की सेम है, F3 एंड F डैश बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो इनका आंसर कितना आ जाएगा 0, बिकॉज F डैश एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in
डायरेक्शन। तो मतलब इस वाली बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? शून्य। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस बच्चों, दिस इज जेई बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड a। यहां पे क्या है कि फोर पार्टिकल्स हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे पड़े हैं बच्चों, जिसका साइड कितना गिवन है आपको a। ठीक है, what should be centripetal force if each revolve under the influence of gravitational force of other masses on square? देखो बच्चों यहां पे क्या है कि ये जो चारों मासेस है ना, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? देखो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए दे रिक्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहां पे ये लिखा गया कि इनको सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिल रही है। जैसे ये वाले पार्टिकल की बात करें हम, अगर ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन पे, तो इसको सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स चाहिए? मान लो अगर ये सेंटर है बच्चों, यहां पे लेट दिस बी सेंटर, तो इसको सेंटर की तरफ, यहां पे सेंटर की तरफ इसको फोर्स चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स। और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? कहते हैं वो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रही है बाकी के तीन जो पार्टिकल्स हैं स्क्वायर के, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब इन तीनों की जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सेंटर की तरफ लगेगी, एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में घूमने वाला क्वेश्चन है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटर पे इस वाले पार्टिकल पे, किसी पे भी देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, मैं इस पे देख रहा हूं कि सेंटर पे इस पार्टिकल पे कितनी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। उसके लिए देखो आपको चाहिए डिस्टेंस, इसका यहां से डिस्टेंस a, इसका यहां से डिस्टेंस a। व्हाट अबाउट दिस, इसका यहां से डिस्टेंस कितना होगा भाऊ? तो पहले वो निकालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। यहां पे ये बन रहा है बच्चों, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, दिस दिस एंड दिस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो इसमें ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी a, बेस भी a, तो ये बन गया 2a स्क्वायर। तो h स्क्वायर था, h कितना आ गया √2a स्क्वायर, तो h इज √2a बच्चों। तो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? √2a बच्चों। समझ लगी? तो यहां पे बीच में क्या बड़ा होगा? सेंटर बड़ा होगा बच्चों। समझ लग गई? अब बात करते हैं कि ये वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा इधर की तरफ F1 फोर्स से, ये वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा इधर F2 फोर्स से, और ये वाला भाव इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर की तरफ F3 फोर्स से। तो निकाल लो पहले F1। आपने नेट निकालना है, तीन फोर्सेस लग रही हैं, नेट कैसे निकलेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, तो वो भी साथ में कंसेप्ट लगेगा। पहले इंडिविजुअल फोर्सेस F1 G M1 M2, तो M इंटू M स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर a स्क्वायर बच्चों। फिर आप निकालो F2 बच्चों। F2 क्या आएगा यहाँ पे देखो, G M1 M2 सेम मासेस, तो M स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर इज a स्क्वायर बच्चों। इसका मतलब F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम। डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन अलग अलग है, पर मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। और बात करें अब हम F3 की, वो आएगा G M M स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब पूरा डिस्टेंस इज √2a का स्क्वायर, दैट इज GM स्क्वायर बाय √2 इज 2a स्क्वायर बच्चों। ये चीज आ गई बच्चों। तो F3 का मैग्नीट्यूड अलग है। अब नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट C नाम दे दिया मैंने। तो नेट फोर्स के लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बच्चों। तो पहले आप क्या करोगे? पहले हम ये वाले को उठा लेते हैं बच्चों, इक्वल वाले मैग्नीट्यूड्स को। ये इक्वल मैग्नीट्यूड वाले का रिजल्टेंट निकाल देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका F3 के साथ निकाल देंगे बच्चों। हर बार ऐसे ही होता है बच्चों, दो का रिजल्टेंट निकालोगे वो तीसरे के या तो ऑपोजिट हो जाता है या उसी की डायरेक्शन में चला जाता है। बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बच्चे सेम टॉपिक, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, वैसे ज्यादातर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं, तो सेम आप +2 में भी करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम कंसेप्ट, वहां पे जाके आप और पक्के हो जाओगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे पहले आप F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकालोगे, वो कैसे निकलेगा? सेम वही बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे लगा देते हैं, तो आएगा बच्चों F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिख देते हैं, लेट दिस बी F डैश। तो F डैश का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये चीज आ गई। अब F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं F1 की जगह तो F1 ही रहने देता हूं, F2 की जगह भी F1 कर देते हैं। तो 2F1 F1, यहाँ पे cos कितना आएगा? इन दोनों के बीच में कितना एंगल? इन दोनों के बीच में है 90, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर की दोनों साइड्स के बीच का एंगल 90।
90 बच्चों cos 90 कितना हो गया 0, तो पूरी टर्म हो गई 0, इजी होता है क्वेश्चन। f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इज 2 टाइम्स f1 स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू f1 बच्चों, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो है f डैश वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड कितना है रूट 2 टाइम्स f1। इज इट क्लियर बच्चों? अब उसके बाद देखो यहां पे जो आपका बच्चों ये f डैश होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो अब डायरेक्शन के लिए प्रॉपर्टी सर की आपको वही याद होनी चाहिए कि अगर बच्चों दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है। मतलब कि अगर ये f1 और ये f2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये बीच में से निकलेगा, दोनों के बीच का एंगल को बाइसेक्ट करेगा। दोनों के बीच का एंगल को बाइसेक्ट मतलब 45 पे, तो ये डायगोनल 45 पे तो होता है, मतलब f डैश भी इसी तरफ है बच्चों। तो f डैश इस केस में f3 की तरफ है। पिछले क्वेश्चन में ऑपोजिट था तो माइनस कर दिया था फाइनल आंसर में। इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप क्या कर दोगे ऐड, तो बोथ f डैश एंड f3 आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो नेट फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकलेगा, इनको सीधा ऐड कर दो। तो सीधा ऐड करोगे तो f डैश इज रूट 2 f1 एंड f3 इज बच्चों g m स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर बच्चों। अब यहां पे वैल्यूज को आपने पुट करना है जस्ट, तो रूट 2 f1 इज जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, कॉमन निकाल दो, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां पे बचा रूट 2 प्लस 1 बाय 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? तो कंसेप्ट वही है, बस वेक्टर्स में ग्रिप होनी चाहिए इन क्वेश्चन के लिए। वेक्टर्स में ग्रिप है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप विद दिस आपको अब बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, वो क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।